फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रे ऑप्टिक्स का एक नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4। और आज के लेक्चर में हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम स्फेरिकल मिरर्स को देखने वाले हैं। तो लेक्चर को पढ़ते हैं स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जांगिड एंड दिस इज योर ट्यूटर चैनल स्टूडेंट वाला। तो हमारी आज की हेडिंग रहेगी स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से पहले हम मिरर्स में क्या क्या पढ़ते हैं। हम मिरर्स में एक प्लेन मिरर भी पढ़ते हैं जिसका अध्ययन हम पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। प्लेन मिरर, ये था हमारा प्लेन मिरर जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं। उसके बाद में आते हैं हमारा कॉनकेव मिरर आता है और उसके बाद में आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, जो क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर्स के पार्ट होते हैं। ये स्फेरिकल मिरर्स के पार्ट कैसे हुए या स्फेरिकल मिरर से हमने कॉन्वेक्स और कॉन्वेकेव मिरर किस प्रकार प्राप्त किया वो भी हम देखेंगे। यदि हमारे पास कोई लाइट है, यदि हमारे पास लाइट रे है और वो लाइट रे क्या कर रही है, यदि गुफा में केव में क्या है, इस स्फेरिकल के केव में ये क्या इस प्रकार से गुफा के अंदर जा रही है, तो ये केव पर जा रही है। तो लाइट रे यदि केव में जा रही है तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे कॉनकेव मिरर। यदि सिंपल शब्दों में हम इसको बोलें तो इसका मतलब ये हो गया, यदि आपके पास कोई स्फेरिकल मिरर दे रखा है और उसके क्या इनसाइड क्या कर रही है, इनसाइड सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस का कार्य कर रही है, इनसाइड सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस का कार्य कर रही है, रिफ्लेक्टेड सरफेस का कार्य करे तो वो क्या कहलाएगा कॉनकेव मिरर। और दूसरे शब्दों में ट्रिक के हिसाब से देखते हैं, यदि कोई लाइट रे है वो केव के अंदर जा रही है और उसके बाद में उसका रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद ही उसका रिफ्लेक्शन होता है तो वो कॉनकेव मिरर के अंदर होता है। यदि मैं इस कॉनकेव मिरर को इस प्रकार बना देता हूँ, ये क्या, यदि मैं इस मिरर को इस प्रकार से बना देता हूँ तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी एक कॉनकेव मिरर ही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी देखो ये और ये मिरर दोनों सेम ही है, बस मैंने इसको क्या किया, इसका अपोजिट बना दिया। इसके अंदर भी लाइट क्या आएगी, इस केव के अंदर आएगी, या फिर इसके अंदर का सरफेस क्या कर रहा है, इनसाइड सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस का कार्य कर रहा है और ये कॉनकेव मिरर बन जाएगा। इस प्रकार से ये कॉनकेव मिरर हुआ। ठीक है, और इसके यदि इसके बाद में आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और वो कैसे बना तो हमें वो देखते हैं। ये भी क्या है स्फेरिकल मिरर्स का ही पार्ट है, ये भी क्या था हमारा स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट था। यदि सॉरी ये तो कॉन्वेक्स नहीं, वो कॉनकेव ही प्राप्त हो गया हमें। यदि इसके अंदर क्या होता है, यदि कोई लाइट रे है, यदि कोई लाइट रे है और वो बल्जिंग सतह पर क्या करती है, बल्जिंग सरफेस पर रिफ्लेक्शन का कार्य करती है। बल्जिंग सरफेस मतलब अपर साइड सरफेस क्या करे, अपर साइड सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस का कार्य करे, रिफ्लेक्टेड सरफेस का कार्य करती है, तो वो क्या करेगा, वो कॉन्वेक्स मिरर का कार्य करेगा, कॉन्वेक्स मिरर का कार्य करेगा। इन शॉर्ट सरफेस, इन शॉर्ट शब्दों में क्या बोला जाता है, यदि कोई आपके पास स्फेरिकल मिरर है और उसकी कॉनकेव मिरर है, उसका क्या है कॉनकेव मिरर है, तो उसका क्या करेगी, लाइट रे है वो केव के अंदर जा रही है, गुफा के अंदर जा रही है, या इनसाइड सरफेस क्या करती है, उसका रिफ्लेक्शन का कार्य करती है। और यदि किसी बल्जिंग सरफेस पर लाइट रेज क्या कर रही है, इंसिडेंस हो रही हैं, तो उसके ऊपर हमें क्या है कॉन्वेक्स मिरर प्राप्त करते हैं, या फिर उससे हमें कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर प्राप्त करते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। इसके अंदर भी क्या है, ये अपर साइड क्या कर रही है, अपर साइड रिफ्लेक्टेड सरफेस का कार्य कर रही है, अपर साइड क्या कर रही है, रिफ्लेक्टेड सरफेस का कार्य कर रही है, उसके पश्चात हमें कॉन्वेक्स मिरर प्राप्त हो रहा है। तो अब ये हमें कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर से किस प्रकार प्राप्त हुए वो भी देखते हैं। लेकिन ये आपको कंफर्म होना चाहिए, यदि अंदर के सरफेस रिफ्लेक्टेड है तो वो कॉनकेव होगा, यदि बाहर की सरफेस बल्जिंग सरफेस क्या करे, कॉन्वेक्स ये रिफ्लेक्टेड का कार्य करे, तो वो क्या कहलाएगी, कॉन्वेक्स कहलाएगी। इसको अगर कुछ क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ से याद नहीं करकर पॉलिश सरफेस से भी हम इसको याद करते हैं, लेकिन ज़्यादा याद करोगे तो ज़्यादा में कंफ्यूज होगे। तो आपको मेरा मानना है कि इसको अंदर वाली सरफेस क्या करे, यदि केव गुफा में यदि क्या है लाइट रेज जा रही है तो वो कॉनकेव होगा, यदि गुफा में लाइट रेज नहीं जा रही है, उसके बल्जिंग सरफेस पे लाइट रेज जा रही है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर का कार्य करेगा।
इनकी प्राप्ति एक मैं बना लेता हूँ स्फेरिकल बना लेता हूँ, एक मैं क्या बना लेता हूँ स्फेरिकल बना लेता हूँ, और इस स्फेरिकल को मैं इतना इतना काट लेता हूँ, इसकी इतनी कटिंग कर देता हूँ। ये मैंने स्फेयर बना लिया है। ये मैंने स्फेयर बना लिया, और इस स्फेयर के बाहर की ओर मैं क्या कर देता हूँ, पॉलिश कर देता हूँ, बाहर की तरफ क्या कर देता हूँ, पॉलिश कर देता हूँ, और इसको इतना इतना मैं काट लेता हूँ। तो ये देखो, इसको मैंने जितना काटा है वो इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है क्या। मैंने क्या किया, एक स्पेयर लिया और स्पेयर के बाहर की आउटसाइड पर सरफेस पर मैंने पॉलिश की, और पॉलिश करने के बाद में मैंने उसका कुछ हिस्सा कट कर लिया। कट करने के पश्चात वह मिरर हमें क्या प्राप्त हुआ, कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। वह मिरर कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, और इस प्रकार से प्राप्त मिरर में अंदर की सरफेस क्या कर रही है, रिफ्लेक्टेड सरफेस का कार्य कर रही है, और आउटसाइड सरफेस पॉलिश सरफेस का कार्य कर रही है। आउटसाइड सरफेस क्या कर रही है, पॉलिश सरफेस का कार्य कर रही है, और इनसाइड रिफ्लेक्शन का कार्य कर रही है। तो ये क्या करेगा, कॉनकेव कहलाएगा। इसी प्रकार से मैं इसके इनसाइड पर क्या कर लेता हूँ, यदि इनसाइड पर मैं पॉलिश कर देता हूँ और इसकी फिर से पुनः मैं कटिंग कर लेता हूँ। इनसाइड सरफेस को मैं पॉलिश करूँगा और क्या करूँगा, इसकी कटिंग करता हूँ, तो मुझे कुछ इस प्रकार से मिरर प्राप्त होगा। मुझे कुछ इस प्रकार से मिरर प्राप्त होता है, और ऐसा मिरर हम पढ़कर आए हैं जिसके अंदर बाहर बल्जिंग सरफेस क्या करे, रिफ्लेक्टेड सरफेस का कार्य करे, और इनसाइड सरफेस पॉलिश सरफेस का कार्य करे। पॉलिश सरफेस कौन सी हो इसके अंदर, इनसाइड, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, और ये क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, इनके अंदर दोनों में ये डिफरेंस था। ये मेरे पास क्या था, एक स्पेरिकल था, और स्पेरिकल पर मैं एक बार अंदर की तरफ और एक बार आउटसाइड पॉलिश सरफेस करूंगा, और सरफेस पर पॉलिश करने के बाद में यदि मेरे को जो रेज गिरा रहा हूँ वो यदि केव के अंदर जा रही है तो मेरे को कॉनकेव मिरर प्राप्त होता है, और यदि बल्जिंग सरफेस पर क्या कर रही है, लाइट रेज इंसिडेंस कर रहे हैं, उसके तत्पश्चात वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर का कार्य करेगी। ठीक है, ये तो हो गए कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। इन शॉर्ट में याद रखो, ये मेरे पास क्या है, ये मेरा हाथ है, और इसके अंदर वाला देखो ये हाथ है, ये वाली सरफेस मैंने इस बार क्या किया है, ये मेरी सरफेस रिफ्लेक्टेड का कार्य कर रहा है। ये व्हाइट वाला पार्ट मेरा क्या करे, रिफ्लेक्टेड सरफेस का कार्य करे, तो ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा। और यदि मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये इस प्रकार से मेरा हाथ हो जाए, तो ये मेरा क्या करेगा, कॉन्वेक्स मिरर का कार्य करेगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन क्या इसके अंदर हड्डियाँ, मेरे हाथ में तो क्या हड्डियाँ, यदि आपका हो रहा है तो उसको ट्राई करना, क्या पता आपके हाथों में हड्डियाँ ना हो सकता है ऐसा। बायोलॉजी की स्टूडेंट हो आप, नहीं मैथ के हो, चलो कोई नहीं, तो आपको ये ट्रिक याद रखना है, ऐसे हाथ करोगे और व्हाइट वाला सरफेस किसका कार्य, रिफ्लेक्टिव सरफेस का कार्य करेगा, तो आपको कॉनकेव मिरर प्राप्त होगा, और दूसरा मिरर जो बचा वो कॉन्वेक्स मिरर में आ जाएगा। अब इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस होती हैं, अब इसके अंदर क्या है, कुछ डेफिनेशंस होती हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे पहले लिख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो हमने स्पेयर लिया है, जिससे हमने स्पेरिकल मिरर्स प्राप्त किए, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर प्राप्त किए हैं, उस स्पेयर का सेंटर ही क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो उसका सेंटर भी क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इसको अपने शब्दों में लिख लेना, क्या किस प्रकार से लिखोगे, अपने शब्दों में लिखना है, नोट स्वयं से बना रहे हैं हम। तो इसके अंदर मैंने बताया है, जो हमने स्पेयर लिया है या जिस स्पेयर से हमने स्पेरिकल मिरर्स प्राप्त किए हैं, उस स्पेयर्स का सेंटर ही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। उसके बाद में आता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बाद आएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जो हमने स्पेयर लिया है, जिससे हमने स्पेरिकल मिरर्स प्राप्त किए हैं, कॉनकेव मिरर प्राप्त किया है, कॉन्वेक्स मिरर प्राप्त किया है, उस स्पेयर की रेडियस ही क्या कहलाएगी, उस स्पेयर की रेडियस ही कहलाती है
रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी रेडियस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या थी, मैंने यहाँ पर इनकी डेफिनेशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको स्फेरिकल मिरर बताया, स्फेयर बताया है, तो उस स्फेयर से ही क्या है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस क्या प्राप्त हो जाएंगी। इनको हिंदी में लिखना चाहो तो क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र, और इसको बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। जिस भी स्फेयर से क्या करते हैं, जिस भी गोले से हम ये मिरर्स प्राप्त करते हैं, उनकी रेडियस, उनका सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ रेडियस कहलाएगा। इसके बाद में आता है पोल। इसके बाद में क्या आएगा, इसके पश्चात आएगा आपका पोल। पोल को देखा जाए ना तो वैसे तो हम क्या करते हैं, बताते हैं कि क्या जो हमने स्फेरिकल मिरर प्राप्त किया है, उसका सेंटर ही क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। जो हम क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या वो कॉनकेव मिरर हो, उनका सेंटर ही क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, जिसको क्या लिखते हैं, P से प्रदर्शित किया जाता है, जिसको P से डिनोट किया जाता है। तो इसके अंदर आ जाएगा स्फेरिकल मिरर्स का सेंटर ही क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये बोर्ड क्लास में 95% कैसे 100% बोर्ड क्लासों में यही यूज किया जाता है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ जाते हैं, नीट, जेई और एडवांस में आते हो, तो आपकी ये पोल वाली डेफिनेशन क्या थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, 5% चेंज हो जाती है। और वो क्या होती है, वहाँ पर क्या ये सेंटर वाला बताते हैं लॉजिक, लेकिन कुछ अच्छी टीचर्स हैं, अच्छी बुक्स हैं, वहाँ पर क्या बताया जाता है, जो भी हमारा सेंटर है, उस सेंटर से पोल के मध्य की डिस्टेंस, उस सेंटर से पोल के मध्य की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आसानी से प्राप्त करने के लिए हम जो पॉइंट लेते हैं, वही पॉइंट क्या कहलाता है, वही पॉइंट कहलाता है पोल। और वह पॉइंट हमेशा कहाँ होगा, इस स्पेस की सरफेस पर ही होगा, ये स्पेस की सरफेस पर ही होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है, जो ये हम स्पेस ले रहे हैं, ये 3D में लेते हैं। ये जो स्पेस होता है, ये 3D में होता है। अब 3D 2D की कुछ बातें आपको ऐसी याद रखनी है, जिन सरफेस को हम छू सकते हैं, जिन थिंग्स को हम छू सकते हैं, हाथ में रख सकते हैं, वो क्या कहते हैं, 3D सरफेस का कार्य करते हैं। तो ये क्या है, 3D सरफेस है। और इसकी जो ये बाहर की सरफेस है, इस सरफेस से और ये जो हम स्फेरिकल मिरर प्राप्त कर रहे हैं, इसके मध्य की डिस्टेंस है, उसको प्राप्त करने के लिए जो भी आपकी मिनिमम लेंथ है या मैक्सिमम लेंथ है, वो आसानी से प्राप्त कर सकें, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, उस पॉइंट को बोलेंगे हम पोल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने बनाया कॉनकेव मिरर बताया, और मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, और ये इस स्फेयर का पूरे का पार्ट है, इस स्फेयर का क्या है, ये पार्ट है, ठीक है। अब ये बताओ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, तो मैं इसका क्या बनाऊंगा, तो इसका मैं पोल बनाता हूँ। तो पोल मैं कहीं यहाँ पर बनाऊंगा, पोल मैं यहाँ पर बनाऊंगा, इसका पोल मैं कहाँ बनाऊंगा, यहाँ इसका पोल बना रहा हूँ। तो ये कोई गलत हो गया नहीं, ये गलत नहीं है। लेकिन क्या है, जो हम मैं बता रहा हूँ कि ये सेंटर ऑफ पोल के मध्य की एक सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर प्राप्त करने के लिए जो सिंपली जो रेडियस है, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसको ही क्या बोलेंगे, हम पोल बोलेंगे। तो ये बात है, 5% हम तो आगे क्वेश्चंस करेंगे, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि पोल है वो इसका ही सेंटर नहीं होता। 95% केसेज में तो हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स इज कॉल्ड पोल, ठीक है। लेकिन 5% केसेज है जिनको हम न्यूमेरिकल की सहायता से आपको बता देंगे, डीपीपी में आपको बता देंगे, सॉल्व करवाएंगे कि क्या है आपका जो पोल है, वो ज़रूरी नहीं कि आप स्पेस की सेंटर पर ही लो, ठीक है। तो इसको लिखोगे मिड पॉइंट ऑफ या सेंटर ऑफ पोल, सेंटर ऑफ स्फेरिकल इज कॉल्ड पोल, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, जिसको P से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में आती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, जिसका यूज आप कहीं ना कहीं, जिस वर्ड का यूज आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में करते आते हो। प्रिंसिपल एक्स का यूज आप कहीं ना कहीं यूज करते आते हो। प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल है जो आपको स्कूल के अंदर मिलते थे, जो आपको स्कूल में प्रिंसिपल मिलते थे, जिनके आप अपने अनुसार नामांकन करते थे, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है,
प्रिंसिपल एक्सिस होती है लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोल्ड इज प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाएगी, जिसका मतलब ये हो गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाते हैं। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये पोल हो गया। ठीक, इसके बाद में आती है आपकी कुछ और डेफिनेशन, इनको आपको पॉज करके नोट करना है। छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको पॉज करके नोट करना है। स्फेरिकल मिरर में हमने प्लेन मिरर पढ़ चुके थे, मैं मानूंगा आप सभी ने पॉज करके नोट किया। और ये जो क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, आपको स्वयं से नोट्स इनके तैयार करने हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। उसके बाद में आता है आपका एक छोटा सा अपर्चर, वो पढ़ेंगे। ठीक है ठीक है बच्चों, मैं दबान दूंगा, मैं मिटान देता हूँ इनको, क्या कर देता हूँ उनको, मिटान देता हूँ, बुझान देता हूँ। बचपन में कौन कहता कि नहीं खेले मेरी बुझाने, नहीं खेले नहीं बुझाने, आप मत करना ऐसा काम, नहीं खेला मेरी बुझाने। नहीं सर, हमारे पास तो बॉल पेन है, उसके अंदर ऐसा नहीं होता। चलो तो कोई नहीं। उसके बाद में देखते हैं हम, एक आता है अपर्चर आता है। अपर्चर क्या होता है, ये अपर्चर आपके सिलेबस में हम अपर्चर के बारे में ही पढ़ते हैं। इसके बाद में आता है रेडियस ऑफ अपर्चर आता है, ये उससे पहले हम पढ़ेंगे अपर्चर। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम अपर्चर के बारे में। ये हमने स्फेरिकल मिरर प्राप्त किया था, ये यहाँ पर हमने क्या किया था, स्फेरिकल मिरर प्राप्त किया था। उसका ये क्या था, पोल था, इसका ये सेंटर पोल था। अब ये अपर्चर क्या होता है, हमारे सिलेबस में क्या अपर्चर ही है, हमारे सिलेबस में अपर्चर है। और इसके अंदर आता है एक रेडियस ऑफ अपर्चर। ये रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, इसके अंदर आता है जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके हम पैरेलल जो भी लाइंस आती है हमारी, इसके पैरेलल जो भी रेज आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नियरली होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नियरली होते हैं। मैं आपको समझाने के लिए ये मिरर बहुत बड़ा बना रहा हूँ, एक्चुअल में ये मिरर है वो बहुत छोटा होता है। इस प्रकार से ये बहुत छोटा मिरर होता है, और छोटा मिरर होता है तो इसका मतलब ये हमारे पास एक स्फेरिकल था। अब इस स्फेरिकल का मैंने समझाने के लिए आपको एक बड़ा एक स्फेरिकल मिरर काटा था, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अपर्चर ये होता है जो हम ये मिरर लेते हैं, हमारे सिलेबस में जो मिरर पढ़ते हैं वो बहुत छोटा पार्ट होता है, इस स्फेयर का बहुत छोटा पार्ट होता है जो इस प्रकार से बनता है। और यहाँ पर जो क्या आती हैं, रेज आती हैं, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के जो रेज आती हैं वो पैराक्सियल होते हैं। क्या आती हैं, पैराक्सियल रेज आती हैं। इसका मतलब ये होगी हमेशा अपर्चर के अंदर या हमारे सिलेबस में पढ़ने वाले स्फेरिकल्स मिरर के अंदर हमारी जो रेज आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैराक्सियल होती हैं। और साथ में ही ये रेज, इनके पैराक्सियल रेज और प्रिंसिपल एक्सिस के मध्य की डिस्टेंस और इनकी रेडियस के मध्य तुलनात्मक डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये हो गया, मैंने मान ली कि इनके रेडियस और पैराक्सियल रेज के मध्य की डिस्टेंस d है और इसकी रेडियस dr है, तो r क्या है, r इसके तुलना में बहुत बड़ा है, इस d की तुलना में बहुत बड़ा है। यदि आप d और r आपको कंपेरेबल दे देता है, समथिंग बराबर दे देता है, तो वो पैराक्सियल रेज नहीं होगी, साथ में ही वो अपर्चर का निर्माण भी नहीं करेंगी, साथ में वो अपर्चर का निर्माण भी नहीं करेंगी। इसका मतलब ये हो गया अपर्चर क्या है, बहुत छोटा स्फेरिकल मिरर है जहाँ पर क्या पढ़ते हैं हम, जो रेज आ रही है वो पैराक्सियल आती हैं। और हमारे सिलेबस में यही कहानी है, हमारे सिलेबस में इस अपर्चर को बहुत ज़्यादा डेराइव नहीं किया गया है। और यहाँ पर एक बात आती है रेडियस ऑफ अपर्चर, इसलिए मैंने आपको इतनी बातें बताई। तो अब रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होगा,
जैसा कि मैंने आपको बताया, जो स्फेरिकल मिरर होता है वो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, 3D होता है। और 3D होता है, इसको हम यहाँ से कटिंग करते हैं तो यहाँ यह एक और सर्किल का निर्माण करता है। यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे तो ये एक स्फेरिकल मिरर का निर्माण करेगा, ये एक स्फेरिकल मिरर का निर्माण करेगा। देखो इसको मैं पूरा बनाता हूँ तो ये पूरा स्फेरिकल इस प्रकार से बन जाता है, स्फेयर बन जाता है ये, ठीक है। और इसको मैंने कट किया तो यहाँ पर क्या बन गया, एक सर्किल का निर्माण हो गया। और इस सर्किल की रेडियस, इस सर्किल की रेडियस ही क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर कहलाती है। इससे जो हम स्फेरिकल मिरर प्राप्त करते हैं, स्फेरिकल मिरर की जो आगे की सर्कुलर सरफेस होती है, उस सर्कुलर सरफेस की रेडियस ही क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ अपर्चर कहलाती है। इसको ही बोला जाता है, अपर्चर बोला जाता है। और इस अपर्चर से हमें यह भी प्राप्त होता है, जो हमारी रेज होती है, जो हम सिलेबस में पढ़ते हैं, वो पैराक्सियल रेज आती हैं। इनके आगे और भी हम F=R/2 का हम जब क्या करेंगे, डेरिवेशन देखेंगे, वहाँ पर ये पैराक्सियल को बताया जाएगा और भी अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा, अपर्चर ये होता है और इसकी रेडियस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ अपर्चर कहलाती है। अब इसके बाद में आता है आपका फोकस पॉइंट। इसके बाद में क्या आता है, आपका फोकस पॉइंट आता है। इसके बाद में आएगा आपका फोकस पॉइंट। फोकल पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, और कुछ बोलते हैं इसको फोकस पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये फोकस पॉइंट जिसको F से डिनोट किया जाता है, ये आपके पास क्या है, पहले हम कॉन्केव मिरर के लिए देखते हैं। कॉन्केव मिरर के लिए देखेंगे तो कॉन्केव मिरर इस प्रकार से बनाएंगे। हम क्या करेंगे, केव में क्या करते हैं, लाइट रेज क्या करेंगे, इंसिडेंस करेंगे, ठीक है। और ये हमारा था पोल, और ये पूरे स्पेयर का क्या था, सेंटर ही क्या कहलाता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता था। और ये रेज क्या हो गई, ये जो रेज है वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रकाश रेज आ रही है, ठीक है। प्रकाश रेज जब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जब प्रकाश रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ से जाती हैं, तो वो कहाँ से जाएंगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से गुजरती है। जब रेज क्या करती हैं, पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से गुजरती हैं, एक कॉमन पॉइंट से गुजरती हैं। उस कॉमन पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं। अब ये कॉमन पॉइंट से कैसे गुजरी, इसका भी देखो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का वो अप्लाई हुआ है। देखो कैसे हुआ है, मैं एक बार इसको यहाँ बनाकर दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास था कॉन्केव मिरर, ये हमारी थी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ इसके पैरेलल आपके पास क्या आ रही है, एक रेज आ रही है। अब ये रेज यहाँ पर जैसे ही क्या करेगी, यहाँ पर इंसिडेंस करती है, तो इस इंसिडेंस पॉइंट पर हम क्या बनाएंगे, पैरेलल इसके लिए एक नॉर्मल बनाएंगे। और हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, स्फेयर के लिए और सर्किल के लिए जब हम पैरेलल बनाते हैं तो उसको सेंटर से गुजार देते हैं उस रेज को। तो मैंने इसको सेंटर से गुजारा तो ये क्या बन गया, नॉर्मल। और रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जितने एंगल के साथ में आई है उतने ही एंगल के साथ में वह है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जिस पॉइंट से ये गुजरती है उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकल पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट बोलेंगे, जिसे F से डिनोट किया जाता है। इसको मैं यहाँ पर भी क्या बना देता हूँ, एक नॉर्मल बना देता हूँ। यह आ गया आपका नॉर्मल, यह आ गया आपका नॉर्मल आ गया है, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्केव। अब इसके लिए मैं कुछ लाइंस भी लिख देता हूँ, इसको बढ़िया से समझना है फोकल पॉइंट को। फिर आपको हम दिखाएंगे कि ये फोकल पॉइंट होता है वो एक्चुअल में कहाँ पर आता है। ये डिस्टेंस हम आप तक पढ़ते आ रहे हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़े वो आगे पढ़ेंगे, और जो पढ़ चुके हैं 11th क्लास 12th क्लास में वो इस डिस्टेंस को बोलेंगे F=R/2, जो कि हम इसको गलत प्रूफ करके दिखाएंगे आपको, जो कि गलत प्रूफ है, गलत नहीं है लेकिन सही है। लेकिन वो किस कंडीशन में सही है वो आपको दिखाएंगे। तो अब इसके लिए हम लाइन्स लिखेंगे। लाइन्स क्या है, रेज ऑफ लाइट इज कमिंग टू पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस
principal axis after reflection the reflected rays meet a common point of principal axis and that point is focal point. That point is focal point. रेज ऑफ लाइट क्या करती हैं, कॉनकेव मिरर के ऊपर जो रेज ऑफ लाइट आती हैं कमिंग टू पैरेलल एक्सिस, क्या करेंगी, जो रेज ऑफ लाइट हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। और यहाँ पर एक छोटी सी बात लिख लो, वो प्रिंसिपल एक्सिस फॉर लिख लो या फोर लिख लो, फॉर कॉनकेव मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर आएंगी और आकर क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे मीट ए कॉमन पॉइंट, क्या करेंगी, मीट ए कॉमन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी कॉमन पॉइंट पर वह मीट करेगी और मीट करने वाले उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं। इसको मैं एक बार पुनः बोल देता हूँ, रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस of a concave mirror after reflection meet a common, after reflection the reflected rays meet a common point of a principal axis या on principal axis, that point is focal point। इसके बाद में देखेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए, इसके बाद में हम देखेंगे कॉन्वेक्स में देखा था, ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर था और क्या था, इसके इनसाइड मैंने पॉलिश की थी और बल्जिंग सरफेस क्या करता, रिफ्लेक्टेड। अब इसके अंदर आपके एक दिमाग वाली बात है, क्या मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखूंगा या यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखूंगा। अब देखो इसका स्फेरिकल मैं इस दिशा में बना सकता हूँ या फिर इस डायरेक्शन में बनाऊंगा, तो ये वाला, तो मैं इस डायरेक्शन में क्या बनाऊंगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाऊंगा और ये क्या हो जाएगा, इसका पोल हो जाएगा, इसका ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब यहाँ से इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, ये रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, क्या आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है। तो ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की मैंने यहाँ पर पैरेलल रेज इंसिडेंस कर दी है। उसके बाद में आपको पता है सेंटर से क्या जाएगा, एक नॉर्मल जाएगा, सेंटर से क्या जाएगा, एक नॉर्मल जाएगा और वो नॉर्मल क्या जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा सरफेस के, वो नॉर्मल क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर होगा तो जितने एंगल के साथ में आएंगी उतने ही एंगल के साथ में ये चली जाएंगी। जितनी रेस को क्या किया, इंसिडेंट किया, और इंसिडेंट पॉइंट पर मैं फिर क्या बनाऊंगा, रिफ्लेक्शन लो अप्लाई करूंगा और वहां पर रिफ्लेक्शन लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल बनाऊंगा। और स्पेस के लिए और सर्किल के लिए मैंने बोला था नॉर्मल बनाने के लिए आप सेंटर से एक रेज निकाल दो, वो मैंने निकाल दी। अब जितने एंगल के साथ में ये आ रही है उतने एंगल के साथ में ये उन्हें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये सामने तो रिफ्लेक्टेड सरफेस की ओर तो ये कहीं पर मीट ही नहीं हो रही है। लेकिन मैंने प्लेन मिरर के अंदर आपको बताई थी, हमारी जो आइज हैं वो देखती हैं कि जो हमारी ये जो रेज हैं वो कहाँ पर मीट करनी है, ये मीट कहाँ करने वाली हैं। इनको चाहे इनको वर्चुअल के रूप में देखना पड़े या फिर इमेजिनरी के रूप में देखना पड़े या फिर आपको इसको रियल के रूप में देखना हो, तो वो किसी भी प्रकार एनी गिवन कंडीशन के रूप में ये इन्हें मिलता हुआ देखना चाहते हैं। क्या करते हैं, इनके अंदर इंसानियत बहुत ज़्यादा है, ये किसी को अलग नहीं करना चाहते हमारी आइज, ये सभी को मिलते हुए देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी ये मिलते हुए, ये पीछे की ओर मिलते हुए प्रतीत होंगे। इस कारण से यहाँ पर जो फोकल पॉइंट हुआ हमारा, वो फोकल पॉइंट क्या था, इमेजिनरी प्राप्त होगा, इमेजिनरी फोकल पॉइंट, इमेजिनरी फोकल पॉइंट। और इसके अंदर जो हमारा फोकल पॉइंट था वो रियल फोकल पॉइंट था। ठीक है, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेजिनरी फोकल पॉइंट क्यों था, क्योंकि जो रेज थी वो एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, मीट करती हुई हमें फीलिंग दे रही है। ठीक है,
अब देखो ये भी फीलिंग दे रहा। अब इसके बाद में इसकी लाइंस क्या होंगी, इसकी लाइन होगी रेज ऑफ लाइट इज कमिंग टू पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए convex mirror with a convex mirror after reflection divergence the divergent rays on following backward meet a common point and that point is focal point for convex mirror। और ये जो पॉइंट था हमारा वो कैसा था, फोकल पॉइंट इमेजिनरी था, फोकल पॉइंट इमेजिनरी। हमारा जो फोकल पॉइंट कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्राप्त हुआ था वो इमेजिनरी प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये हमारे फोकल पॉइंट हो गए हैं। इसके बाद में हम आएंगे फोकल डिस्टेंस के लिए। ठीक है, इसको पॉज करके सभी नोट करेंगे। आगे चलते हैं फोकल लेंथ के लिए। छल से टूटे जैसे कोई सपना, सारा जग सुनो सुनो लगे, सुनो सुनो लगे, तेरी बचपन सुनो सुनो जीवन टूटा। क्या आपको भी ये है? चलो तो अभी आप मेरे को बात बताएंगे, क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक? नहीं, आपको कौन सा एडवर्टाइजमेंट सुनना है? क्या सर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो या हमें एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो? अरे कुछ नहीं दे रहे हैं हम आपको एडवर्टाइजमेंट। कहाँ दे रहे हैं? आपके टूथपेस्ट में नमक होगा तभी तो आप फिजिक्स पढ़ोगे, उसको फील करोगे, आप फोकल पॉइंट तभी तो निकालोगे। और फोकल, अब इसके बाद में आएगा फोकल पॉइंट। अब ये फोकल पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है? फोकल पॉइंट फोकल पॉइंट नहीं, फोकल पॉइंट तो हम पढ़ चुके हैं। फोकल लेंथ देखो क्या होगी। फोकल लेंथ होगी आपकी, ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है। ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, क्या हो रहा है? छी करता है, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ये आपके पास पोल आ गया, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गई, और क्या लाना था? ये रेडियस हो गई। अब ये फोकल पॉइंट क्या था? फोकल पॉइंट हो गया। फोकल लेंथ क्या थी? आपको जो ये रेज थी, जिस पॉइंट पर ये क्या कर रही हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस को काट रही हैं, वहाँ पर आपके पास क्या था? एफ था। अब ये फोकल पॉइंट और पोल के मध्य की डिस्टेंस, फोकल पॉइंट और पोल के मध्य की डिस्टेंस ही क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। इन शॉर्ट में क्या कर लेंगे? लाइन जॉइनिंग ऑफ पोल एंड फोकल पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, कि इस शब्दों में भी याद नहीं करोगे तो दूसरे शब्दों में बोला जाए, डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड पोल टू फोकल पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकल पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकस लेंथ भी बोल सकते हैं, फोकल लेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये था। अब इसको कई बच्चे बोलते हैं F बराबर हमारा आता है R/2 आता है। F बराबर क्या आता है? R/2 आता है। ये बात सही है लेकिन ये गलत भी है। ये बात सही भी है और ये बात गलत भी है। अब इसको हम समझेंगे ये बात सही कैसे भी है और गलत कैसे भी है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको मैं कॉनकेव मिरर के अंदर ही बताऊंगा क्योंकि आपको बोरिंग फील होगा, ज़्यादा बताएंगे लोग। ठीक है, कॉनकेव मिरर के अंदर जैसा होगा वैसा ही कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगा। तो मैं फोकल लेंथ आपको किसके लिए बता देता हूँ? कॉनकेव मिरर के लिए बता देता हूँ। और रिलेशन बिटवीन, साथ में ये यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, रिलेशन
बिटवीन फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके मध्य रिलेशन भी बताते चलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया यहाँ पर ये क्या थी, फोकल पॉइंट का निर्माण कर दिया था, और सेंटर से जो लाइन जाएगी वो क्या करेगी, परपेंडिकुलर करेगी। ठीक है, जितने एंगल के साथ में आएगी उतना ही एंगल वापस बनाते हुए जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ताकि आपको क्या हो, समझने में आसानी आ जाए। ठीक है, इसको मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताऊंगा जिसके अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास पिंटू था, ये आपके पास चिंटू था, पिंटू चिंटू समझ रहे हो, और कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पोल हो गया, और यहाँ पर मैं पैरेलल क्या कर रहा हूँ, ये इंसिडेंस रेज आ रही है, यहाँ से ये क्या जाएगा, ये पैरेलल परपेंडिकुलर नॉर्मल जाएगा। ठीक है, ये थीटा एंगल के साथ में है, तो ये यहाँ पर जाएगा, तो ये बनाएगा फोकल पॉइंट का निर्माण करेगा, और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपकी, ये डिस्टेंस कहलाएगी फोकल लेंथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ की डेफिनेशन भी लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल। ठीक है, फोकल पॉइंट एंड पोल के मध्य की डिस्टेंस की क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, या फिर बोल दें फोकल लेंथ एंड आर के मध्य रिलेशन। तो ये आ जाएगा एफ, ये आ जाएगा आर, तो इस पर जितने एंगल के साथ में आई है उतने एंगल के साथ में जाएगी, जिस प्रकार से आई है उसी प्रकार जाएगी, जितनी आएगी उतनी जाएंगी। ठीक है, अब ये एंगल देखो, जेड एंगल बन रहा है, ये जेड एंगल बन रहा है, ये जेड एंगल बन रहा है, और जेड एंगल में हमने पढ़ा था ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा, तो ये एंगल कितना आ गया, थीटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ये मैं रेडियस बोल रहा हूँ, तो मैं इसको आर लिख सकता हूँ, इसको मैं नामांकन दे देता हूँ, ये सी हो गया और ये एन हो गया। तो ये सी और एन क्या है, सी एन एक रेडियस नहीं है क्या, जिसको मैं आर बोल दिया, ये रेडियस हो गया, और सी पी भी क्या है, रेडियस है, तो मैं इसको पी बोल सकता हूँ। ठीक है, आर बोल सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक काम और करता हूँ, हमने एक क्या पढ़ा हुआ है, हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है, वो थ्योरम इस प्रकार से है, यदि हम क्या करते हैं, किसी भी क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो परपेंडिकुलर उसको क्या करता है, दो समान भागों में विभाजित करते हैं, वो दो समान भागों में विभाजित करेगा, इसको और इसको क्या करेगा, समान भागों में विभाजित करेगा। इसी प्रकार इस फोकल पॉइंट से मैं यदि यहाँ क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ क्या करेगा, एक बराबर भागों में विभाजित करेगा। और ये सी एन थी, ये जो सी एन था वो हमारा क्या था, बराबर था, तो ये सी एन बराबर था, तो इसको दो बराबर भागों में, ये r/2 ये r/2 दो हो गया, ये r/2 और r/2 दो भागों में डिवाइड कर देगा। अब क्या क्या मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, तो ये परपेंडिकुलर इस r को दो भागों में डिवाइड करेगा, r/2 और r/2 में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएंगे, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इनको इनका नामांकन कर देता हूँ, ये आ जाएगा, मैं इसको m बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये cm और mn ये दोनों क्या आ जाएंगी, r/2 आ जाएंगी, ये दोनों क्या आ जाएंगी, r/2 आ जाएगी। इसके बाद मैं ये डिस्टेंस मान लेता हूँ, मैं अक्स मान लेता हूँ, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस है r। ठीक है, ये रेडियस थी, cp क्या है, रेडियस है, और fp क्या है, फोकल लेंथ है, और cf क्या है, ये हमें पता नहीं, ये अक्स का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। इसके बाद में हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि सी एन की वैल्यू भी आर होगी, वो हमने यहाँ पे लिखा, तो सी एम की वैल्यू आर है, तो इसके बाद में हमें पता चल गया सी एम और एम एन भी क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर से ये बराबर दो भागों में डिवाइड हो गया, तो ये आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस फोकल लेंथ की लंबाई एफ ज्ञात करता हूँ, तो एफ ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये एफ लिखना है, तो मैं ये एफ ज्ञात करूँगा, तो मैं बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, मेरे पास एफ आ जाएगा, एफ पी बराबर सी पी माइनस सी एफ, ऐसा लिख सकता हूँ। तो एफ की क्या आ जाएगी, मेरी फोकल लेंथ आ जाएगी, और सी पी क्या आ जाएगा, सी पी आ जाएगी मेरी आर, और एफ आ जाएगा अक्स आ जाएगा, सी एफ क्या आ जाएगा, अक्स आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, एफ माइनस अक्स आ जाएगी। तो अब अक्स की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, अक्स की वैल्यू मैंने ये ट्राइंगल बनाया है, इस ट्राइंगल से कर सकते हैं। जब ये ट्राइंगल इस प्रकार से बनाया मैंने,
ये है, और ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। ये यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर है, इसका नाम क्या था, एम क्या है, 90 डिग्री एंगल है। और जो सी एंगल दिया है वो आपको थीटा एंगल दिया है, और ये एफ दिया है। तो सी एम कितनी है आपकी, सी एम है r/2 है, और आपका सी एफ कितना है, x है। ठीक, आपके पास आपको मालूम है, आपको करंट मालूम है, और आपका लंब मालूम है। तो ये मालूम है, तो इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, कोस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो कोस थीटा ज्ञात करेंगे तो हमें पता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा x आ जाएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास, सॉरी x की वैल्यू चाहिए हमें, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास r/2 कोस थीटा, और एक 1/cos थीटा। 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। त्रिकोणमिति 10th क्लास की यूज कर रहे हैं हम, यहाँ लिख देता हूँ मैं cos थीटा 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी r/2 सेक थीटा, r/2 सेक थीटा। ये x की वैल्यू मैं यहाँ पर पुटअप कर दूंगा, ये x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो मेरे पास स्मॉल f बराबर आ जाएगा r/2 सेक थीटा। तो मेरे पास फोकल लेंथ कितनी आ गई, फोकल लेंथ कितनी आ गई मेरी, r/2 सेक थीटा आ गई है। लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि जो फोकल लेंथ होता है वो हमने पढ़ा है, तो वो f बराबर r/2 पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर हमारी फोकल लेंथ दिया है, तो क्या हमने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक की? नहीं, हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं की। ये क्या है, इसके अंदर पूरा डेरिवेशन है। इसके अंदर क्या बोला गया है, हमारे सिलेबस में f बराबर r/2 पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, हम स्मॉल अपर्चर के लिए पढ़ते हैं, स्मॉल अपर्चर के लिए पढ़ते हैं, जिसमें रेंज कैसे थी, पैरा एक्सियल थी, जिसमें रेंज कैसी आ रही थी, पैरा एक्सियल रेंज आ रही थी। लेकिन मैंने जो ये घटना की है, इसके अंदर मैंने इसको स्मॉल अपर्चर नहीं माना, इसके अंदर स्मॉल अपर्चर नहीं माना है। इसको मैंने आपको बोर्ड एग्जाम, जेईई में सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के थ्रू पढ़ाया गया है। यदि आपको यहाँ पर मैंने जैसा कि वहाँ समझाया था, ये डिस्टेंस और इसकी रेडियस के डिस्टेंस कंपेरेबल ना दे, और तो कैसा करें, और कंपेरेबल दे दे तो कैसे करें, ये आपको मैंने इसके अंदर बताया, और क्वेश्चन के थ्रू भी मैं आपको ये सब बताता रहूँगा। तो मैंने ये पढ़ा पैराक्सियल के लिए, लेकिन हमारे सिलेबस में आया वो किसके लिए था, पैरा एक्सियल के लिए था। तो पैरा एक्सियल के लिए भी हम करेंगे। तो पैरा एक्सियल में क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये वाला कोस थीटा वाला ये याद रखना, 1/cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इफ मिरर इज ए स्मॉल अपर्चर देन रे विल बी पैराक्सियल, क्या बोला है, अब कंडीशन लगाएंगे, इसके बाद में लिखेंगे if mirror is small aperture then rays पैराक्सियल, ठीक है। तो इसके अंदर रेज क्या होगी, पैराक्सियल होगा, और रेज पैराक्सियल होता है तो इनके मध्य, रेज के मध्य एंगल बनता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है। रेज के अंदर जो वो एंगल बनेगा, जो ये एंगल बनेगा वो क्या करेगा, बहुत कम होगा। इसको यहाँ पर थोड़ा हम समझा देते हैं। मैंने क्या कहा था, ये पैराक्सियल का मतलब ये आपके पास जो हम मिरर ले रहे हैं वो बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पर जो रेज आ रही है वो उनके मध्य डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ से ये एंगल भी क्या बनाएगा, कम बनाएगा। ये एंगल भी क्या कर रहा है, कम बना रहा है, और यहाँ पर एंगल क्या था, बड़ा बन रहा था। तो पैरा एक्सियल में क्या होगा, पैरा एक्सियल में आपके पास रेंज भी क्या होगी, कम प्राप्त होगी। ठीक है, मैं इसको समीकरण 1 दे देता हूँ, और ठीक है, समीकरण 1 से मैंने इसको किया है। ठीक, फिर मैंने इसको पैरा एक्सियल के लिए बढ़ाया, तो थीटा वेरी वेरी स्मॉल, और जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल होता है तो हम जानते हैं साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है, और कोस किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। कोस किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो सेक भी किसके इक्वल होगा, सेक भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे फॉर स्मॉल अपर्चर। क्या करेंगे, फॉर स्मॉल अपर्चर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट में मैं ये लिखूंगा, तो f बराबर r-r/2। ठीक है, तो इसको लिखा f बराबर आ जाएगा r/2। तो ये जो हम हमारे बोर्ड एग्जाम्स में हम बोर्ड
की क्लासों में पढ़ते हैं f बराबर r/2, ये किसके लिए पढ़ते हैं? हम स्मॉल अपर्चर के लिए पढ़ते हैं। लेकिन आपको स्मॉल अपर्चर ना दे तो इसका कैसे क्वेश्चन करेंगे, वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको पूरा डेरिवेशन करके बताया है, और सभी इसको पॉज करके नोट करेंगे। अब चाहिए आपको स्मॉल अपर्चर दे या एंगल आपको बड़ा दे दे, एंगल आपको छोटा दे दे, तो आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो। यदि मैं आपको सीधा ये बता देता, ये वाला डेफिनेशन में बताता, तो आप ये क्वेश्चन गलत करके आते। कैसे करके आते इसका भी हम क्वेश्चन लेते हैं, अभी पॉज करेंगे। ठीक है, राजा हिंदुस्तानी नोट करो पॉज करके। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, ये आर और इसके मध्य क्या हो गया, रिलेशन भी हो गया है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको ये क्या करना है। अब इसके अंदर देखो आगे क्या करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, और क्वेश्चन किस प्रकार से देता हूँ। ये मेरे पास ये क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, वो कॉनकेव मिरर है। क्वेश्चन को देखने से पहले एक छोटी सी बात और देख लो। मैंने कॉन्वेक्स के लिए नहीं बताया, कॉन्वेक्स के लिए भी सेम कहानी होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, कॉनकेव मिरर था। ठीक है, और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये था हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों के लिए सेम कहानी होगी, इसलिए मैंने कॉन्वेक्स को नहीं बताया। इसके बाद में कॉनकेव और कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ को लेकर है ना, एक बहुत ही बढ़िया बात है जो इस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जो बहुत ही अच्छी बात है वो हम आपको बताएंगे, और जिसको आपको एक क्या करना है, याद रखना है, दिमाग में फीड रखना है। जिस प्रकार आप उसके आप नंबर फीड रखते हो अपने दोस्तों के, अपने क्लोज फ्रेंड्स के आप नंबर फीड रखते हो, उसी प्रकार उसको भी फीड रखना है। ये हमारे पास क्या था, पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में, ये सी दे रखा है, और यहाँ पर आपको ये क्या है, पैरेलल आपके पास इंसिडेंस रे आ रही है। ठीक है, और इसके मध्य की डिस्टेंस आपको दी है इसने, इसके मध्य डिस्टेंस कितनी दे दी आपको, 3 मीटर की, इसके 3 सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस दे दी, और रेडियस दी है आपको, रेडियस दे रखी है इसने 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस इसने 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उसने उसके बाद में पूछा है फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। इस मिरर के लिए फोकल लेंथ याद करो। ठीक है, तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू में, जिन्होंने क्या कहा, स्मॉल अपर्चर वाली कहानी को नहीं जानते, जिनको पता है बराबर r/2। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, f जानते हैं हम, f क्या होता है r/2, तो r की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, तो 5/2 सेंटीमीटर, और ये करके आ जाएंगे और बोलेंगे हमारा सही हो गया। तो फिर बाद में रिजल्ट आता है तो उनका फिर बोलते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसके अंदर क्या छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए। ये क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल अपर्चर किसके लिए अप्लाई होता है, मैंने बोला था ये मध्य की डिस्टेंस और ये जो रेडियस है ये कंपेरेबल दे रखा है, ये एक दूसरे की तुलनात्मक रूप से समान दे रखा है, तो ये अपर्चर वाला अप्लाई नहीं कर सकते हम, ये अप्लाई नहीं कर सकते। अब 3 और 5 सेंटीमीटर के लिए हम ये बराबर दे देता, यदि मैं ऐसा दे देता, ये 3 नैनोमीटर बोल देता और ये 5 सेंटीमीटर, तब तो इसकी तुलना में ये बहुत छोटी डिस्टेंस दी है, तब f बराबर r/2 फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। लेकिन इस प्रकार की डिस्टेंस के लिए हम f बराबर r/2 फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा आपका f बराबर r माइनस r/2 सेक थीटा, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, r की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू हमें दे रखी है r 5 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू, सेक की वैल्यू चाहिए, वो हमें निकालनी होगी। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या है हम जानते हैं ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल का कार्य करेगा, तो मैं इसको n लिख देता हूँ। ठीक, ये वाली डिस्टेंस है और ये वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल है, तो मैं इसको भी 3 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, इसको m नाम दे देता हूँ। तो ये ट्रायंगल बन गया है, और इस ट्रायंगल में मैं क्या करूँगा, CN ट्रायंगल लेता हूँ, और ये एंगल दे रखा है, ये थीटा एंगल के साथ में आएगा, तो ये भी थीटा एंगल के साथ में ही जाएगा। तो ये क्या बन गया है आपका, ये आपका थीटा एंगल बन गया है आपको। ये एक खुद रेडियस का कार्य करता है, तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये 3 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कोस, कोस निकालेंगे, कोस के लिए चाहिएगा हमें आधार और नीचे चाहिए हाइपोटेनस। तो इसके लिए हमें आधार की वैल्यू चाहिए, तो आधार में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, उसको अप्लाई करते तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, बराबर a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में 25 माइनस 9 इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए इक्वल टू मैं अंडर रूट, तो ए इक्वल टू 4। ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है और के की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, कोस का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास
4/5, लेकिन हमें चाहिए सेक का वैल्यू, तो सेक का वैल्यू हम निकालेंगे तो आ जाएगा 5/4। ये सेक का वैल्यू मैं यहाँ पुटअप कर देता हूँ 5/4। ठीक है, अब ये वैल्यूज मैं f बराबर में रखता हूँ तो हमारी वैल्यू आ जाएंगी। कितनी आएंगी? f बराबर आ जाएगा 5 - 5/2 इंटू 5/4। अब इसको मैं मैथमेटिकली सोल्व करता हूँ, 5 - 25 इंटू अपॉन h, और इसका सोल्व करूँगा तो आ जाएगा मेरा 40 - 25/8, तो f आ जाएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी 15/8 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी आपकी फोकल लेंथ। तो मैं आशा करूंगा कि आपको इससे समझ में आ गया होगा कि स्मॉल अपर्चर के लिए तो हम f बराबर r/2 यूज़ करते हैं, और यदि हमें स्मॉल अपर्चर की कंडीशन नहीं दे रखी है तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, और आपको स्वयं से ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बना सकते हो, ऐसे बहुत क्वेश्चन बना सकते हो जिसके अंदर एंगल कम दे रखा है, एंगल कम में भी ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, इसको पॉज करके नोट करेंगे। मैं मान लूँगा आप पॉज करके नोट करके चल जाओ, स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो आप। ये ज़माना भी कितना अच्छा है। इसके बाद में पढ़ते हैं हम, एक छोटी सी बात बताता हूँ। उस छोटी सी बात में मैंने बोला था आपको एक बढ़िया बात बताएंगे क्वेश्चन के बाद में, वो बता रहा था कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ is always negative and convex mirror focal length is always पॉजिटिव। ये बात मैं आपको बोल रहा था। ये बात मैं कैसे बोल रहा था, ये आपको मैं अभी साइन चिन्ह परिपाटी समझाऊंगा, उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ये मैं कॉन्वेक्स मिरर बना रहा हूँ, कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पर फोकल पॉइंट बनेगा, ये बनेगी फोल, और ये डिस्टेंस क्या करेगी? फोकल लेंथ, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये बना देता हूँ मैं कॉन्वेक्स के लिए भी बना देता हूँ। ठीक है, ये जाएगा इधर, नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, और ये आगे इसका क्या करेगा? ये फोकल पर क्या करेगा? मीट करेगा, तो ये डिस्टेंस इसकी क्या आ जाएगी? एफ आ जाएगी। ये आ जाएगा कोड, और ये आ जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। इतना बात मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बनाकर ही बताया ये। अब इसके अंदर आता है आपका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन वो देखो, साइन कन्वेंशन में एक पहला रूल है, वो आपको याद रखना है, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल। हम जितने भी डिस्टेंस लेंगे वो पोल से मेजर करेंगे, सभी डिस्टेंस क्या करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे हम? द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे is taken पॉजिटिव एंड एनी डिस्टेंस। क्या बोल रहा है? जो इंसिडेंस रे की डायरेक्शन होगी वो उसको हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। एंड एनी डिस्टेंस मेजर along incidence ray is positive and opposite is नेगेटिव। इंसिडेंस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव ले रहे हैं, और इसकी डायरेक्शन में यदि हम चल रहे हैं, इंसिडेंस रे ऐसे चल रही है और हम भी ऐसे चलते हैं, तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में। इंसिडेंस रे ऐसे चल रही है और हम क्या रहे हैं? अपोजिट आ रहे हैं, तो हमारी डायरेक्शन क्या आ जाएगी? नेगेटिव लेंगे। तो क्या कर रहे हैं? तो ये वाली बात मैं यहीं से लिखी थी, अब इस वाली बात को मैं इससे समझा देता हूँ। ये देखो, इंसिडेंस रे जा रही है इस डायरेक्शन में और हमें मेजर करना है पोल से, तो फोकल लेंथ को मेजर करना होगा। फोकल लेंथ से हमें पोल से जाना होगा फोकल पॉइंट की ओर, तो वो चल रहे हैं हम इस डायरेक्शन में। वो क्या चल रहे हैं? हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इंसिडेंस रे जा रही है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ये दोनों अपोजिट हो गया, तो ये कॉनकेव मिरर के लिए हमें फोकल लेंथ नेगेटिव प्राप्त हो गई। इसी प्रकार ये देखो, इंसिडेंस रे इस दिशा में जा रही है, हम
पोल से फोकल पॉइंट की ओर इसी डायरेक्शन में जाएंगे, इस कारण हम ये पॉजिटिव लेंगे, इस कारण हम ये क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यही बात, सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। आपकी इंसिडेंस रे ऐसे है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो आपको क्या आ जाएगी, आपकी खुद की डायरेक्शन नेगेटिव आ जाएगी। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी ही, इंसिडेंस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। या इंसिडेंस ऐसे आ रही है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या आ गई, नेगेटिव आ गया। और यदि दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरी बात लेना है हाइट। जो भी ऑब्जेक्ट रखते हैं उसकी हाइट, इमेज की हाइट, वो कैसे मेजर करेंगे, तो क्या लिखेंगे, हाइट अबव प्रिंसिपल। ये वही प्रिंसिपल है जिसका आप नामांकन करते थे, घर वाले तो करते ही थे, आप भी कर रहे थे अपनी स्कूल्स में। हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस हमने भी किया था, लेकिन हम यहाँ नहीं करेंगे। हाइट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। प्रिंसिपल, ये मान लो कि आपके पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव, ठीक है, नीचे लेंगे, यहाँ नीचे बना देता हूँ, तो नेगेटिव। ये सिंपली मान रहे हैं कि इस डायरेक्शन में चल रहा है तो पॉजिटिव इंसिडेंस रे, और ये आपका अपोजिट आ गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इंसिडेंस रे इस दिशा में भी हो सकता है, तो ये क्या आ जाएगा, इंसिडेंस इस दिशा में है तो ये इस दिशा में होगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको इस वाली बात से आपको ये ज़्यादा समझना है, ठीक है। अब इसको आप पॉज करके नोट करेंगे, ये स्क्रीनशॉट लोगे, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं एक नए पड़ाव की तरफ। ये तो बहुत प्यारी प्यारी बातें हो गई हमारी, अब आगे चलते हैं। हम आगे कहाँ चलेंगे, कहाँ चले, जंतर मंतर चले, जंतर मंतर पढ़ लो, फिर चलेंगे जंतर मंतर, ठीक है। IIT गुवाहाटी नहीं चलेंगे, उससे वहाँ चलेंगे फिर। तो आपके लिए मैं लेकर आया एक फोकल पॉइंट, फोकल प्लेन। अब ये फोकल प्लेन क्या होता है उसको देखो। आप सभी को मालूम है ये क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है, मैंने स्टार्ट में बढ़िया से बताया था। ये आ गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गई प्रिंसिपल, इसका इधर का ये होगा और इसका सेंटर कर्वेचर ये होगा। इसके पैरेलल में कुछ रेज आएंगे और वो रिफ्लेक्शन के बाद में यहाँ से चली जाती है, ठीक है। इसके पैरेलल को रेज आती हैं और वो रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाती हैं, लेकिन वो हमें यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, जिसको हमने फोकल पॉइंट बोला। इतनी बातें हमने पढ़ चुके हैं, इतनी बातें हम पढ़ चुके हैं। इसको पोल बोला था हमने, इसके लिए भी ये पोल हो जाएगा। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं फिर से, अब देखो ये पैरेलल आ रहे हैं, इन रेज का मैं कोई भी इंस्यू नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बोलूँ कोई भी दो पैरेलल आ रही है, कोई भी दो रेज पैरेलल आ रही है, या बोल दो कि सेट ऑफ पैरेलल रेज, सेट ऑफ पैरेलल रेज या पेयर ऑफ पैरेलल रेज, कुछ भी बोल दो, वो रिफ्लेक्शन के बाद में, रिफ्लेक्शन के बाद में एक फोकल, एक पॉइंट पर क्या करेंगे, मीट करेंगे। रिफ्लेक्शन के बाद में वो क्या करेंगी, एक पॉइंट पर मीट करती हैं, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, उस पॉइंट को, एक पॉइंट पर मीट करती हैं, और जिस पॉइंट पर मीट करती हैं वह हमेशा कहाँ पर रहेगा, वह फोकल प्लेन में रहेगा। फोकल प्लेन में किस प्रकार रहा, ये हमारा फोकल पॉइंट आया था, ये फोकल पॉइंट और ये आ गया फोकल प्लेन, तो ये फोकल प्लेन के अंदर आ गई। कहने का मतलब ये दो पैरेलल रेज आ रही हैं, एक दूसरे की पैरेलल रेज आ रही है, उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन के बाद में वो एक पॉइंट पर मीट तो करेंगे, और जिस पॉइंट पर वे मीट करेंगे वो एक प्लेन होगा, और वो प्लेन कौन सा होगा, वो प्लेन होगा आपका फोकल प्लेन, क्योंकि फोकल प्लेन की डायरेक्शन में, सीधा डायरेक्शन में। इसी प्रकार इसके लिए भी ये अप्लाई हो सकता होगा, इसी प्रकार ये इसके लिए भी क्या होगा, अप्लाई होगा। ये क्या है, पीछे कहीं आपस में ये मेरे इसको कहीं मीट करते हुए दिखाई देंगे, ये इसको कहीं आपस में मीट करते हुए दिखेंगे। छी गंदा बन गया आपकी तरह, हम गंदे हैं सर, सर हमको गंदा बना, मैं भी जा रहा हूँ, चल मेरे को शेयर करके वीडियो कॉल नहीं कर। अरे आप कहाँ गंदे हो, आप तो बहुत प्योर हो, आपका तो कुछ जवाब ही नहीं है,
आप तो बहुत ही प्योर बच्चे हो। बच्चे तो बहुत ही दिल के सच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक प्लेन में इसी प्रकार एक कॉन्वेक्स के लिए भी कार्य करेगा, जिस प्रकार हमने कॉनकेव के लिए पढ़ा था। इसके लिए लाइंस हैं, वो लाइंस आप स्वयं से लिख सकते हो। जैसे कि इसके लिए मैं लिख के बता देता हूँ। जिस प्रकार से हमने फोकल लेंथ के लिए लाइन लिखी थी, वहाँ पर क्या चाहता, मीट ए कॉमन पॉइंट है, एंड वहाँ तक इतना सेम है, मीट ए कॉमन पॉइंट। ठीक है, और वो कॉमन पॉइंट लाई इन ए, हम क्या लिखेंगे, एंड दीज पॉइंट लाई इन ए प्लेन, एंड दैट प्लेन इज क्या कहलाएगा, दैट प्लेन इज फोकल प्लेन कहलाएगा। एक लाइन लिख के बता देता हूँ मैं। सेट ऑफ पैरेलल लाइट रेज is coming on concave mirror after reflection the after reflection ray meet a common point and that point lie in a same plane that plane that is focal plane। उसी प्रकार से हम उसके लिए लिखेंगे सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। क्या लिखेंगे, सेट ऑफ पैरेलल का, ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है। सेट ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जेंस, उसके लिए क्या लिखेंगे, वो डाइवर्जेंस द डाइवर्जेंट रेज ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड मीट ए कॉमन पॉइंट। लिख लिया। उसके बाद में लिखेंगे द पॉइंट ऑलवेज लाई इन ए प्लेन, दैट प्लेन इज फोकल प्लेन। ठीक है, इसके बाद में आगे लेकर आएंगे हम आपके लिए मिरर से बड़े स्फेरिकल के लिए बड़े क्वेश्चन और एक मिरर फॉर्मूला भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।